साथियों नमस्कार। जैसे कि हमने आपको जो है फ्रांस की क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद जो है अच्छी तरीके से विश्लेषण व अध्ययन कर चुके थे समझते हुए, आज हम शुरू करेंगे इटली का एकीकरण। जैसे कि आप कल वाले वीडियो में हमने इन सब पार्टों को अच्छी तरीके से देखा था। ठीक है, जैसे कि इस पार्ट को हमने देखा था, फ्रांस की क्रांति देखा था और जो है रूस की यूरोप में राष्ट्रवाद देखा था। इन दोनों टॉपिकों को हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था और आज हम कवर करेंगे इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इन दोनों देशों के एकीकरण को हम अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और वहां से आप जाके इसे देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है फ्रांस की क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फ्रांस की क्रांति, इसको हम अपने वीडियो में अच्छी तरीके से कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो ठीक, तो आज हम जो है इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण। ठीक, तो आते हैं हम अपने सीधे टॉपिक पर। 19वीं सदी में जो है इटली का एकीकरण जो है आरंभ हो गया था। इसमें जो है इटली में राष्ट्रीयता का विकास आ गया था। ठीक, क्योंकि 19वीं सदी का तात्पर्य है कि 1800 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य के बीच को जो है 19वीं सदी बोलेंगे, ताकि इसमें आप कंफ्यूजन ना हो। इसलिए इटली के विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में विभक्त किया था, जैसे सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन एंड ट्रांसपेडेन। इन तीनों गणराज्यों को जो है नेपोलियन ने इटली को विभक्त किया था। ठीक, उसने यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया था, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया, अर्थात इस जो तीनों गणराज्य को जो है डिवाइड किया था, सेंट्रल पावर एक जगह बनाया जो अच्छे तरीके से शासन सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन का पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस के द्वारा, अर्थात वियना कांग्रेस 1815 में होता है, जब वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में नेपोलियन हार जाता है, उसे वियना कांग्रेस कर समझौता करना पड़ता है। ठीक, इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली 2 राज्यों, एक है पिडमाउंट एंड सार्डिनिया, पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। ठीक, 2 राज्यों कौन कौन, एक पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार जो है इटली की एकीकरण दिशा तय हुई। ठीक है, इसमें जैसे कि इटली जो देश है उसमें जो है यहाँ पिडमाउंट और सार्डिनिया एक प्रकार से ट्रायल लिया गया, तो वहाँ अच्छा सुचारू रूप से चला शासन प्रशासन। ठीक है, कौन से 2 थे राज्य, पिडमाउंट और सार्डिनिया। जब यहाँ से अच्छे से चला तो यह जो है इटली, संपूर्ण इटली का एक आधार बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं। इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे थे। ठीक, एक गुप्त दल था जिसे कार्बोनरी कहा जाता था। ठीक, का गठन जो है राष्ट्रवादियों के द्वारा किया गया, जो राष्ट्र जो है नेशनलिज्म थे उनके द्वारा कार्बोनरी का गठन किया गया था। यह गुप्त दल था जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। जो वहां पे राजतंत्र फैला था, ठीक, उसको नष्ट करके वहां पे डेमोक्रेसी लाना ही जो है इस संगठन का, इस दल का जो है मुख्य उद्देश्य था। यह गुप्त दल था। ठीक है, जिसका नेतृत्व करता जो है मेंजनी था। ठीक है, मेंजनी इसी दल से संबंधित था। तो मेंजनी किस दल से संबंधित था, मेंजनी जो है कार्बोनरी गठन से संबंधित है, जो कि गुप्त दल था। इसका मूल उद्देश्य क्या था, डेमोक्रेसी या गणराज्य की स्थापना करना, राजतंत्र को हटाकर। यही ये लोग जो है छापा मार युद्ध के द्वारा किस पद्धति पर, छापा मार पद्धति पर ये जो है अपना गणराज्य स्थापित करना चाहते थे। इटली में जो है 2 राज्य जो है जिसका एकीकरण हुआ था, सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक इसे घोषित कर दिया गया था, इमैनुअल द्वितीय। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को जो है पिडमेंट और सार्डिनिया का जो है शासक घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रवादी विचारधारा का था यह व्यक्ति। ठीक, उसके प्रयास से इटली का एकीकरण कार्य जारी हुआ, अर्थात जो है विक्टर इमैनुअल द्वितीय के द्वारा जो है प्रयासों से इटली का एकीकरण स्टार्ट हुआ।
यह विक्टर इमैनुअल द्वितीय कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो था ये सार्डिनिया और पिडमाउंट का जो है शासक था। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह जो शासक सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं, यह अपने कार्य को अच्छी तरीके से करने के लिए एक काउंट कापूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया ताकि इटली का एकीकरण और वहां का शासन प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने काउंट काबूर को। काबूर एक सफल कूटनीतिक व्यक्ति था और राष्ट्रवादी भी था। यह राष्ट्र के हित में व्यक्ति सोचता था और कूटनीति भी था। ठीक, वह जब इटली के एकीकरण सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जो काउंट काबूर है सबसे बड़ी बाधा जो है इटली का एकीकरण जो है में ऑस्ट्रिया को जो है सबसे बड़ा बाधा मानता था। ठीक है, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, इसलिए जो है काउंट काबूर ने ठीक जो है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के जो है पराजित करने के लिए फ्रांस से जो है दोस्ती उसने किया। तो 1853 से 54 के मध्य जो है क्रीमिया के युद्ध में, अर्थात क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 1853-54 में जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। अर्थात काउंट काबूर जो है प्रधानमंत्री विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री था। इसने जो है फ्रांस के समर्थन लेते हुए जो है ऑस्ट्रिया को युद्ध की घोषणा कर दी। कब? 1853 और 54 में, जिसे क्या बोला जाता है? क्रीमिया का युद्ध। 1853 और 54 में जो है क्रीमिया के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए घोषणा कर दी युद्ध की। यह जो क्रीमिया का युद्ध जो है 1853 जो है हुआ, ठीक 1855 तक जो है नोट यहाँ पे ध्यान देना, क्रीमिया का युद्ध जो है जुलाई 1853 सितंबर 1855 तक काला सागर के आसपास चला था लगभग, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ थे। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए काउंट काबूर जो है किसका प्रधानमंत्री था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय का। यह विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो है कहाँ का शासक था? दो जगहों का शासक था, एक पिडमाउंट का और एक सार्डिनिया का। अर्थात सार्डिनिया भी इसके साथ है और फ्रांस के साथ दोस्ती भी किया है। ठीक, और इसके बाद तुर्की और ब्रिटेन एक तरफ होकर रूस दूसरी तरफ से लड़ा था, अर्थात किसकी तरफ से? ऑस्ट्रिया की तरफ से। जब क्रीमिया की लड़ाई के इतिहास को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण एवं अनिर्णायक युद्धों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने कारण जो है यह युद्ध स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। युद्ध का कारण क्या था? स्लाववादी राष्ट्रीयता की भावना थी। यह स्लाववादी क्या है हम आगे भी जिक्र करेंगे। ठीक है, काबूर ने नेपोलियन जो है काबूर ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि को तहत जो है फ्रांस में ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतें काउंट काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस से जब दोस्ती करेगा तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, तो इसलिए काउंट काबूर ने दो रियासत, कौन कौन सी? नीस और सेवाय को जो है काउंट काबूर ने फ्रांस को देना सुनिश्चित किया था। ठीक, इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद छिड़ गया, जिसके कारण युद्ध होने स्टार्ट हो गया। युद्ध इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। चलो ठीक है भाई, उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया सेना जो है बुरी तरह हार गई। ठीक, ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। ठीक, तो पिडमाउंट कब्जा हो गया, जबकि पिडमाउंट जो है यह वहां का शासक वही था जिसको हमने बार बार बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला देखते हैं। ठीक, उत्तर और मध्य इटली की जनता, एकदम उत्तर साइड आप इटली का मैप देखेंगे तो एकदम जो है
इसी तरह है, जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरह एकदम हूबहू है। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा। ठीक, तो इटली जो है इसी तरह है। ठीक, तो यहाँ बता रहा है उत्तर और मध्य, अर्थात इस क्षेत्र में जो है इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण आंदोलन थे। अर्थात यहाँ की जनता चाह रहे थे कि हमारा जो है एकीकरण हो। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक, 1860 से 60-61 में 1860-61 में काबूल ने जो है सिर्फ रोम को छोड़कर, रोम जो है वर्तमान समय में इटली की राजधानी भी है, रोम को छोड़ करके उत्तर और मध्य जो है इटली को सभी रियासतों, जैसे इसमें क्या था, परमा था, मोडेना था, टस्कनी था, फब्बारा था, वेल्जोना था आदि थे, मिला लिया तथा जन्म संग्रह करके इसे पुष्ट भी कर लिया। ठीक, अर्थात एकीकरण के तरफ जो है अच्छे अच्छे लेवल पे चल फिरा। ठीक, 1862 ईस्वी तक इटली, दक्षिण इटली जो बचा हुआ पार्ट था, रोम, ठीक है, क्योंकि रोम को छोड़कर अर्थात रोम और दक्षिण इटली, वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय पिडमाउंट में हो गया, तब सभी विक्टर एमानुएल द्वितीय को शासक मान लिया। अर्थात जहां 2 जगहों का शासक था, अब जो है इन 2-3 जगहों को छोड़ करके समस्त इसलिए वाटलियों ने विक्टर एमानुएल द्वितीय को अपना शासक मान लिया। इसी बीच एक महान क्रांतिकारी भी आते हैं, उनका नाम है गैरिबाल्डी। ठीक, यह सशस्त्र क्रांतिकारी के द्वारा दक्षिणी इटली की रियासतों को एकीकरण तथा गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। अर्थात दक्षिण जो इटली बचा है वहां पे एक गैरिबाल्डी जो है ये भी क्रांतिकारी था। इसने अच्छी अच्छी घोषणाएं और वादे किए ताकि हम जो है दक्षिण में इटली का एकीकरण संभव हो सके। यह जो गैरिबाल्डी है, वैसे गैरिबाल्डी को जो है इटली के एकीकरण का तलवार मानते हैं। ठीक है, ठीक, गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था, तो यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है गैरिबाल्डी क्या था पेशे से, तो पेशे से एक नाविक था जो कि इटली में आया था, बेंजनी के विचारों का समर्थक था, जो वहाँ के मेंजनी थे उनके विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर हो गया, अर्थात ये भी जो है राजशाही सोचने की विचारधारा का हो गया। ठीक है, ताकि राजा का ही सत्ता रहे। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे रेड शर्ट्स कहा जाता है या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। लाल कुर्ती के नाम से जो है एक सेना बनाई, उसे किसने, गैरिबाल्डी ने। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली का प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, रेड शर्ट में जितने भी क्रांतिकारी सेना थे, उन्होंने जो है सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी ने आक्रमण कर दिया है। अब गैरिबाल्डी यहाँ गणतंत्र की स्थापना की, ठीक है, तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां सत्ता संभाल ली। था विचारधारा या राजशाही का, लेकिन जब उस क्षेत्र में आया जहां पहले ही गणतंत्र विचारधारा थी, वहां को जीता सिसिली और नेपल्स को, तो वहां पे गणतंत्र की स्थापना कर दिया था किसने, गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी को दक्षिण क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमानुएल ने दिया। ठीक है, विक्टर एमानुएल ने कहा कि तुम दक्षिण क्षेत्र का तुम शासक बन जाओ, परंतु उसे अस्वीकार कर दिया किसने, गैरिबाल्डी ने। देखो अब किस लिए अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीने की ओर अग्रसित हुआ था। वह इसने कहा कि हमें कुछ शासक वोसक नहीं चाहिए, आपने कहा, और हम राष्ट्र के हित में जो है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद जो नेशनलिस्ट की भावना इसमें अच्छी तरीके से विद्यमान थी गैरिबाल्डी में। ठीक है, उसने जो है पूरा कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें किसान की भांति जो है जीना चाहते हैं। ठीक, हमारे राष्ट्र का भला हो, और उसके बाद जो है वह, और ये पेशे से वैसे भी नाविक था। वैसे भारतीय देखा जाए इस दौरान, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचलित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसको मतलब उनकी जीवनी भी लिखी थी। ठीक, गैरिबाल्डी जो है उनकी जीवनी भी लिखी थी, अर्थात उनसे प्रेरित थे। कौन, इस क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, अर्थात इटली में रहते हुए यहाँ भारत को प्रभावित कर रहा हुआ क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो लाला लाजपत राय जो है गैरिबाल्डी से प्रेरित थे। 1862 में जब वो है 1862 में दुर्भाग्यवश क्या होता है, काबूर की डेथ हो जाती है। ठीक, 1862 में काबूर जो है काउंट काबूर मर जाता है। उसके बाद जो है रोम और वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमानुएल द्वितीय ने स्वयं किया था। ठीक है,
तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि काउंट काबूल का जो है डेथ कब हुआ था, तो यह जो है इसकी डेथ 1862 ईस्वी में हुई, और उसके बाद जो वहाँ पे शासक कर रहा था वहाँ पे उसका एकीकरण विक्टर इमानुएल द्वितीय ने किया था। तो अब बात आती है 1870-71 में, जब फ्रांस और प्रसा के बीच लड़ाई चल रही थी, तो जिसका कारण क्या बन गया, फ्रांस के लिए पोप संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, जिस कारण जो है फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण, पोप क्या होता है, यह पादरी से रिलेटेड होता है, धर्म से संबंधित जो पादरी होते हैं उनसे संबंध रखता है, तो उनका संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था, तो अर्थात वहाँ जो है संरक्षण ना हो सका 1817 और 70 और 71 के मध्य। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। पोप ने अपने आपको वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया, अर्थात पोप जो थे इकट्ठा हो गए कहाँ, वेटिकन सिटी में। ठीक, इमैनुअल ने पोप को राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया। ठीक है, वो लोग जहाँ थे उस राजमहल को छोड़ करके समस्त जो है अपने इटली में मिला लिया और उसको अपनी राजधानी बना लिया। अर्थात तब से सोचो अब तक राजधानी है रोम की, इटली की 1870-71 से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बस यहीं तक था। ठीक है, इतना पर्याप्त है दोस्तों। आगे हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण दूसरे राज्य का। उसी तरह जो है हम जर्मनी भी जो है यहाँ पे एकीकरण की बात करते हैं। जैसे जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी में शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सुदृढ़ अवस्था में रहा। लंबे समय तक जो है सुदृढ़ अवस्था में रहा। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण, जैसे कि अभी उपयुक्त हमने विवरण दिया कि जो है इटली का एकीकरण जो है जिस भांति हुआ, उसी तरह जो है जर्मनी जो है मध्यकाल जो है में 800 ईस्वी लगभग में जो उसी तरह शार्लमा के नेतृत्व में, कौन से व्यक्ति हैं, शार्लमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक जो है सुदृढ़ अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग आते आते जर्मनी पूरी तरीके से जो है विखंडित राज्य हो चुका था, अर्थात 300 छोटे बड़े राज्य में विभक्त हो चुका था। सोचिए एक छोटे से देश में जो है 300 टुकड़े हो जाएंगे, कितना जो है उसका एकीकरण होना स्वाभाविक सी बात है। उसी तरह हम बता दें जैसे कि हिंदुस्तान भी जो है इसी तरह काफी भागों में, रियासतों में बटा था, लमसम 550-700, जिसका जो है बाहर एकीकरण के रूप में किसे जाना जाता है, तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण जो है उसी भांति वहां पे भी हुआ। ठीक, उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्ट मतावलंबियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, प्रोटेस्टेंट जो है मतावलंबियों की संख्या उत्तर में बहुत ज्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। उस क्षेत्र में जो है प्रसा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था, वह अपना प्रभाव बनाए हुए था। और दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी। ठीक है, जहां सभी मिलते थे परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव रहता था। जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि जो है इसका श्रेय जो है नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जाता है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को जो है इसका श्रेय दिया जाता है, क्योंकि जब 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों की जीत कर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, और यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। ठीक है, यहीं से धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों, कलाकारों जैसे हीगेल कांट हुए, हम्बोल्ट हुए, अंडर्ट हुए, जैकब ग्रीन हुए आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, किसने जो है ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया है, तो हीगल ने जो है इसका ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किया है। अगला देखते हैं, प्रसा का चांसलर जो है बिस्मार्क हीगल के विचारों से काफी प्रभावित था। जो प्रसा एक राज्य है यह बहुत ही शक्तिशाली के रूप में उभर रहा था, तो वहां का जो है चांसलर कौन था, ऑटोमन बिस्मार्क। ठीक, वह हीगल के विचारों से काफी प्रभावित था। ठीक, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद जो है इसकी व्याख्या किसने की है, तो हीगल ने किया था, तो इसी से जो है ऑटोमन बिस्मार्क जो है काफी जो है इससे प्रभावित था। अंडर्ट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृत की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मनी में जो है
कविताओं के माध्यम से जो है देशभक्ति किसने जागृत की थी? तो अल्बर्ट ने। हर्डनबर्ग तथा नेपोलियन हर्डनबर्ग तथा नोबलिस ने जर्मनी के गौरवमय अतीत के सामने रखा। ठीक है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेंसैफ्ट नामक एक सभा स्थापित किया था। तो ब्रूसेंसैफ्ट जो है नामक सभा किसने स्थापित किया था? तो वहाँ जो जर्मनी के शिक्षक और विद्यार्थी थे वहाँ पे ब्रूसेंसैफ्ट नामक एक सभा स्थापित कर दिया था। कौन? शिक्षक और छात्र। वाइमर राज्य एक एना विश्वविद्यालय, ठीक है, वाइमर राज्य का, तो येना विश्वविद्यालय कहाँ था? तो वाइमर राज्य में। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। तो इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र किसे बनाया गया था? तो येना विश्वविद्यालय। येना विश्वविद्यालय कहाँ है? वाइमर राज्य में, जो कि जर्मनी में है। 1834 ईस्वी में जर्मन में व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जेल्बराइन नामक आर्थिक संघ बनाया। ये जेल्बराइन क्या है? यह एक आर्थिक संघ है, यह आर्थिक समुदाय है। आर्थिक समुदाय जो जेल्बराइन जिसे कहते हैं। अब इसमें होंगे कौन? गरीब किसान वगैरह तो होंगे नहीं, अर्थात व्यापारी होंगे। ठीक, तो कहाँ के? जर्मनी के। तो जर्मन के व्यापारियों ने जेल्बराइन नामक एक आर्थिक संघ बनाया था। ठीक है, फ्रांस की 1830 में जो क्रांति हुई थी वहां जर्मन राष्ट्रवाद की भावनाओं से कुछ हवा जरूर दी थी। ठीक है, क्योंकि सैक्सनी, हनोवर आदि राज्यों में लोकतांत्रिक विद्रोह होने लगे थे। ठीक है, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था उस समय। क्यों? क्योंकि यह प्रसा और ऑस्ट्रिया जो है काफी शक्तिशाली राज्य के रूप में थे। 1848 को फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार फिर जो है भड़का दिया। ठीक है, जर्मन क्रांति जब हुई थी 1848 के आसपास में, उस दौरान जर्मन में जो है काफी आग भड़की थी। जर्मन राष्ट्रवादियों ने वान गोगर्न के नेतृत्व में 1848 को पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। ठीक है, जो पुरानी संसद सभा थी उसको कहाँ बुलाया गया? तो फ्रैंकफर्ट में बुलाया गया था। ठीक, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक जो है फ्रेडरिक विल्हेम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। तो जब फ्रैंकफर्ट में जो है सभा बुलाई जाती है तो वहां पे यही निर्णय लिया जाता है कि समस्त जर्मनी का जो है नेतृत्व करता कौन है? फ्रेडरिक विल्हेम। ठीक है, और उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों को एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, परंतु फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचारधारा का था। रूढ़िवादी मतलब जो परिवर्तन न चाहे, अर्थात पुराने ख्यालात वाले व्यक्ति को रूढ़िवादी कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर से निरंकुश भी। ठीक है, जिसपे कोई रोक टोक ना हो उसे निरंकुश कहते हैं। तो निरंकुश और रूढ़िवादी विचार का व्यक्ति कौन था? फ्रेडरिक। इसी को जो है समस्त जर्मन के नेतृत्वकर्ता के रूप में यहाँ पे फ्रैंकफर्ट में विचार विमर्श किया गया या बनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रसा अब तक समझा चुका था। ठीक है, प्रसा अब तक जो है प्रसा को अब तक समझ में आ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण जो है उसके नेतृत्व में हो सकता है। ठीक है, इसलिए उसने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। ठीक है, अपनी कौन? प्रसा, क्योंकि ऑलरेडी यह जो था काफी शक्तिशाली जो है राज्य था। जैसे ही यह जर्मनी का एकीकरण या जर्मन की शक्ति को बढ़ते हुए देखा तो उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा दिया ताकि हम इसको दमन कर सकें। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। ठीक, उसका भाई जो है फ्रेडरिक विलियम प्रसा का शासक बना। ठीक, विलियम जो है राष्ट्रवादी विचार का पोषक था। ठीक, विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क जो है अपना चांसलर नियुक्त किया। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो है महान कूटनीतिक है, इसने जो है अपना चांसलर नियुक्त किया। किसने? फ्रेडरिक विलियम्स। यह पूछा जाएगा कि बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क जो है किसके चांसलर थे? तो जो है फ्रेडरिक के नहीं थे, फ्रेडरिक के भाई के चांसलर थे। क्या नाम था? फ्रेडरिक विलियम, जो कि प्रसा का शासक बना था। ठीक, बिस्मार्क जो जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। बिस्मार्क जो है जर्मन डायट में प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक,
निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। कौन? ऑटोमन बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, अतः इसके लिए वह रक्त और लौह की नीति अपनाया था। रक्त और लौह की नीति जो है कौन अपनाया था? बिस्मार्क। एक क्वेश्चन यहाँ भारत से संबंधित आ जाता है कि भारत में जो है लौह और रक्त की नीति कौन अपनाया था? तो लौह और रक्त और लौह की नीति जो है वल्लभ भाई पटेल जो है कहा जाता है उन्हें, कि उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा भी लागू कर दिया था। बिस्मार्क ने 1864 ईस्वी में स्लेस्विग और हॉर्नस्टीन राज्यों में मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क ने फ्रांस का समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रिया और प्रसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। जब ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध होगा उस समय जो है फ्रांस तटस्थ रहे। इस ऐसे ही जो है फ्रांस से ऑलरेडी जो है बिस्मार्क ने समझौता कर लिया था। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से सीधे संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में इटली और ऑस्ट्रियाई क्षेत्रों में आक्रमण कर देगा। ठीक है। अंततः अपने अपमान से क्षुब्ध होकर ऑस्ट्रिया ने 1866 ईस्वी में प्रसा के खिलाफ सेंडोवा के युद्ध की घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंस चुका था और वह बुरी तरह पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया जो है जर्मन क्षेत्रों से प्रभावित जो जर्मन पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया और जर्मनी का एकीकरण जो दो तिहाई काम पूरा हो चुका था। अब बचा था प्रसा, क्योंकि दो ही प्रभावित देश थे, एक प्रसा था और एक ऑस्ट्रिया था। तो ऑस्ट्रिया जो है अच्छी तरीके से फ्रांस से मिलकर इसका दमन कर दिया, अर्थात जो है दो तिहाई काम एकीकरण का पूरा हो चुका था। अब बचता है प्रसा। शेष जर्मनी का एकीकरण फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों में मामले में फ्रांस हस्तक्षेप करता था। ठीक है। इसी समय स्पेन की राजगद्दी मामला उभर गया, जिस पर प्रसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने दावेदारी खुलकर विरोध करने लगा। यह एक अच्छा मौका था ऑटोमन बिस्मार्क के पास। ठीक। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई थी। ठीक। तदुपरांत 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जो है दोनों राष्ट्रों के बीच शांति समझौता हुआ। जर्मन एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर स्थान पा गया। ठीक। फ्रांस भी अच्छे तरीके से हार गया किस युद्ध में? जो है सेडान की लड़ाई में। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में सेडान के युद्ध में जो है फ्रांस जो है जर्मनी से अच्छे तरीके से हार चुका था, इसलिए जो है अब यूरोप में जर्मनी में एकीकरण पूरा हो गया था। ठीक है। राष्ट्रवाद ने सिर्फ दो बड़े राज्यों के उदय से ही सुनिश्चित कर लिया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल होते रहे। अर्थात जर्मनी का एकीकरण होने के साथ जो आसपास के देश थे वो भी जो है इसमें वहां पे डेमोक्रेसी चाहने लगे, अर्थात वहां का एकीकरण चाहने लगे, हमारे देश में भी ऐसा हो। फ्रांसीसी क्रांति से यूनियनों ने राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगी। ठीक है। कहाँ पे? यूनानियों में, जो यूनान के देश हैं वहां पे इसको देखते हुए वहां पे जो है उसकी भावना जागी। फलतः जो है तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने लगे, अर्थात जर्मनी को देखते हुए जो तुर्की है जिसे टर्की बोलते हैं, तो वहां के लोग भी जो है अपने आप को अलग करने के लिए आंदोलन चलाने लगे। ठीक है। उन्होंने हितेरिया फिलाइक नामक एक संस्था स्थापित किया और जो है उसी के माध्यम से कहां पर? ओडेसा नामक स्थान पर हितेरिया फिलहाल नामक संस्था स्थापित करते हैं। उसके बाद जो है तुर्क शासन यूनान के निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाते हैं। ठीक है। अब और आगे देखते हैं। इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया था। ठीक। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। देख रहे हैं
जर्मनी के एकीकरण के उपरांत आसपास के जितने भी देश थे वो भी चाहते थे कि हमारे देश का भी एकीकरण हो जाए, हम राजशाही सत्ता से जो है एक प्रजातंत्र हमारे देश में लागू हो जाए। ठीक। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसे इंग्लैंड, फ्रांस, रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देश में संयुक्त सेना नावरीनों की खाड़ी में तुर्की खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में मिस्र की सेना आई। ठीक। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 में एड्रियानापोल की संधि हुई। 1829 में एड्रियानापोल की संधि होती है। ठीक। 1832 में एक संधि हुई जिसमें कुस्तुनतुनिया संधि कहते हैं। कब होती है कुस्तुनतुनिया की संधि? 1832 में। ठीक। और इसे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। बेवरिका के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। ठीक। तो यहाँ पे जो है जर्मनी एकीकरण समाप्त होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लेके आएंगे आगे, आप कमेंट करिए कौन सा टॉपिक हम आपके लिए आए। तब तक के लिए जय हिंद।